Hello dear student and welcome you all again in this lecture session. I am Pratibha Bhagat, your course teacher of Diseases of Field and Horticultural Crops and their Management Part 1. So, in last class we had already discussed about the two diseases of black gram and green gram, and today we will discuss two another diseases of black gram and green gram. In last class I had told you about only powdery mildew, Cercospora leaf spot and mosaic, and I forgot to tell you one another disease that is also very devastating in beans, that is anthracnose. So today we will discuss about the anthracnose and mosaic of black gram and green gram. So let's start from the anthracnose. So anthracnose is also a fungal disease which is caused by Coletrotrichum lindemuthinum और जिसका होस्ट है ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम. सिम्टम्स देखते हैं हम इस डिसीज़ का. जो सिम्टम्स है वो मोस्टली प्लांट के पूरे ही एरियल पार्ट में देखने को मिलता है, यानी कि जो फंगस है वह प्लांट के पूरे एरियल पार्ट में अटैक करता है, और जो सिम्टम्स है वह प्लांट के किसी भी ग्रोथ स्टेज में देखने को मिल सकता है. मीन्स जो प्लांट है यह एरियल पार्ट में भी इन्फेक्ट तो कर ही कर रहा है जो फंगस है, साथ ही साथ वो प्लांट के किसी भी ग्रोथ स्टेज में भी अटैक कर सकता है एंड सिम्टम्स अपीयर कर सकता है. इस डिसीज़ का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं वह स्टार्ट होते हैं सर्कुलर ब्लैक सनकिन स्पॉट से, जिनका सेंटर डार्क कलर का होता है और जिनका मार्जिन जो होता है यानी कि जिनका आउटर जो होता है वो ब्राइट रेड ऑरेंज कलर का होता है. सो इस डिसीज़ का यह सबसे मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एज अ सर्कुलर ब्लैक सनकिन स्पॉट विथ डार्क सेंटर एंड ब्राइट रेड ऑरेंज मार्जिन, जो कि आपको लीव्स एंड पॉट्स में देखने को मिलती है. सीवियर इन्फेक्शन के केस में अगर अर्ली इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि आप जस्ट आफ्टर सीड जर्मिनेशन के बाद इन्फेक्शन हो जाए, तो जो सीडलिंग्स होती हैं वो पूरी की पूरी तरह से ब्लाइटेड हो जाती है और मर जाती है. साथ ही साथ अगर यह अदर प्लांट ग्रोथ स्टेज में भी अगर ये अटैक करती है और सीवियर इन्फेक्शन फैलाती है, तो जो अफेक्टेड प्लांट होते हैं वो उनमें विदरिंग हो जाती है और प्लांट धीरे धीरे ड्राई होके मरने लगता है. जो इन्फेक्शन जैसे कि मैंने बताया ये केवल आपकी लीफ पे ही नहीं करती, यह आपके यंग सिडलिंग्स में भी करेगी और साथ ही साथ आपके पॉट्स में भी करती है और आपके सीड्स में भी कर सकती है. यानी कि जो पॉट्स फॉर्मेशन होगा, जो उनमें पॉट्स बनेगा उसमें भी आपका आपके जो स्पॉट्स हैं वो देखने को मिलेगा. आप इमेज में देख सकते हैं कि सिडलिंग में किस तरह से ब्लाइटनिंग के सिम्टम आपको शो हो रहे हैं, और ये आपका स्टेम में भी इसका इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है. लीफ का जो लोअर सरफेस है उसमें भी लीजन्स देखने को मिल रहे हैं. साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा जो इसका फ्रूट है यानी कि जो इसके पॉड है वो किस तरह से इन्फेक्ट हो गए हैं. जो इमेज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लीफ में इसका स्ट्रक्चर है सेम टू सेम इसके पॉट्स पे भी इसका जो सेम का सेम सिम्टम्स बनता है, जिसका जो सर्कुलर होता है और जिसका सेंटर डार्क कलर का होता है और आउटर इसका रेड ऑरेंज कलर का होता है. सेम आपको देख सकते हैं कि किस तरह से सीड्स में इन्फेक्ट हुई है. तो इसीलिए अगर ये डिसीज और इस तरह की सीड को क्या होता है मोस्टली कोई भी कंज्यूम नहीं करता, जिसका मार्केट यील्ड ऑलरेडी गिर जाता है, यानी कि इसका मार्केट प्राइस गिर जाएगा, यील्ड तो घटेगी. और अगर आपके जो सीड अगर प्रोड्यूस होंगे वह भी इन्फेक्टेड होंगे तो जो उनकी मार्केट रेट है वह कम हो जाएगी इस तरह के सीड्स का, या फिर वो मार्केट में बिकेगी भी नहीं. तो यह जो डिसीज़ है बहुत ही हैवी लॉस कॉज करेगा अगर सीरियल इन्फेक्शन फैलाता है तो. सो ये था इसका सिम्टम्स. अब हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी. सो ये जो पैथोजन होता है इसकी ऑब्वियसली यह फंजाई किंगडम का पैथोजन है. डिवीज़न है इसका आइस्कोमाइकोटा. क्लास है इसकी सॉर्डेरियोमाइसिटीज. ऑर्डर है ग्लोबोमेरेल्स. फैमिली है ग्लोबोमेरेलेसी. जीनस है कोलेट्रोट्राइकम एंड स्पीसीज लिंडीमुथिनम. नेक्स्ट हम इसके पैथोजन के कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं. जो पैथोजन होता है वह स्पोर, कुनीडिया एंड एसरवुली प्रोड्यूस करता है. एसरवुली के ही अंदर में एसरवुली क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि आपका कुनीडिया
प्रोड्यूस करता है, यानी कि असरवुली के अंदर ही आपका कुनीरिया प्रोड्यूस हो रहा है। और इन असरवुली में एक अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सिटी कहते हैं, और ये सिटी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस नहीं होते या कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं असरवुली पे। सो जो स्पोर होता है वह हाईलाइन होता है, सिंगल सेल्ड होता है, ऑब्लॉन्ग होता है एंड शिकल शेप का होता है। कभी कभी इसका जो वन एंड है वो स्लाइटली पॉइंटेड भी होता है। एंड जो कुनीरिया प्रोड्यूस होता है वह भी हाईलाइन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, यूनिसेल्यूलर होता है, और इसके एंड्स जो होते हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं। साथ ही साथ जो इसकी मेजरिंग है वह 9 to 5 से 11.5 इंटू 3.5 से 4.5 माइक्रोमीटर होती है, जो कि असरवुली में प्रोड्यूस होती है। जो असरवुली होती है वो मोस्टली राउंड शेप की होती है, या फिर आप उसे सर्कुलर शेप भी कह सकते हैं। जो सिटी होती है, सिटी का जो कलर होता है वो लाइट ब्राउन से डार्क ब्राउन का कलर होता है, और जो इसकी साइज़ होती है वह 64 to 108 इंटू 2 to 4 माइक्रोमीटर होते हैं। और साथ ही साथ इन सिटी में सैप्टेशन भी पाया जाता है, या तो ये इसमें 0 सैप्टेशन होगा या फिर इसमें 0 से 3 सैप्टेशन पाया जाता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, एक सैप्टेशन हो सकता है, 2 सैप्टेशन होता है, या फिर 3 सैप्टेशन भी कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन इसमें 3 से ज़्यादा सैप्टेशन नहीं पाया जाता। सो जैसे कि मैंने बताया कि असरवुली पे कुछ ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इमेज देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, ये सिटी है। ये आपका पूरा असरवुली का हाफ स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपकी सिटी प्रोड्यूस हुई है। और इन्हीं असरवुली में क्या आपके जो स्पोर्स हैं, कुनीरिया हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेज में, ये इनके कुनीरिया हैं, एंड ये आपका सिटी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक सिंगल सैप्टेशन है दोनों ही सिटी में। ये है आपका स्पोर्स के जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये स्पोर्स है पैथोजन की, और इनका कुनीरियोफोर, एंड ये इनका सिटी। ये था इसका पैथोजन का कैरेक्टर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिसीज साइकिल के बारे में। जो डिसीज साइकिल है क्लेट्रोट्राइकम लिंडेमुथिनम का, वह सॉइल बॉर्न भी है और सीड बॉर्न भी है। यह पैथोजन क्या है आपका, सॉइल बॉर्न तो है ही है, साथ ही साथ यह सीड बॉर्न भी है, यानी कि यह दोनों है। जो प्राइमरी इन्फेक्शन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मोस्टली क्रॉप डेब्रिस या सीड के द्वारा होता है, इन्फेक्टेड सीड के द्वारा, जो कि असरवुली के कारण होता है। असरवुली जो है, असरवुली आपके क्रॉप डेब्रिस और सीड्स में ओवरविंटरिंग स्टेज में रहती है, ओवरविंटर करती है, जिससे इस तरह के सीड को अगर हम सोइंग करते हैं तो वह प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा, क्योंकि ऐसे सीड्स में असरवुली प्रेजेंट रहती है। या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड फील्ड है प्रीवियस क्रॉप जहाँ पे ली गई होगी किसी भी लेग्यूम क्रॉप की, जिसमें यह डिसीज़ आई होगी, या फिर हो सकता है वो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम के ही फील्ड हो सकता है प्रीवियस क्रॉप से। अगर ये प्रीवियस क्रॉप में अगर इन्फेक्शन आया होगा तो वो क्या होगी, अगर हम उसकी जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम क्रॉप रेसिड्यूज छोड़ देते हैं, डेब्रिस छोड़ देते हैं फील्ड सॉइल पे, तो यहाँ पे वह ओवरविंटरिंग कंडीशन में चली जाएगी, और नेक्स्ट सीज़न में हम जैसे ही सीड सोइंग करेंगे, यह प्लांट को जो नया सीडलिंग निकलेगा उसे पेनिट्रेट करके इन्फेक्ट कर देगी। तो इस तरह से इसका यह प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। जो इस पैथोजन का सेकेंडरी इन्फेक्शन कुनीरिया के द्वारा होता है। कुनीरिया विंड या फिर रेन स्प्लैश के थ्रू इन्फेक्शन फैलाती है। जो कुनीरिया है वह जब पैथोजन असरवुली प्रोड्यूस हो गई, असरवुली से जब कुनीरिया रिलीज़ होगी, जब असरवुली बर्स्ट होगी, तो जो कुनीरिया जो रिलीज़ होंगे वो क्या करेंगे, वह विंड के कंडीशन में विंड के कांटेक्ट में आके पास के हेल्दी फील्ड्स या फिर हेल्दी प्लांट्स पे जाके स्टिक हो जाएंगे, और उसमें भी हेल्दी प्लांट्स में भी इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। या फिर अगर ऐसे कंडीशन में इस टाइम पे फील्ड में अगर बारिश हो रही हो तो बारिश के थ्रू भी, बारिश के पानी से रेन स्प्लैश के थ्रू यह भी अनदर हेल्दी प्लांट्स पे ये पहुंच जाएंगे और उन्हें इन्फेक्टेड कर देंगे। इस डिसीज़ का जो फेवरेबल कंडीशन है वह 55 to 18 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि ये दोनों ही एनवायरमेंटल कंडीशन अगर फील्ड में होते हैं, यानी कि आपके पैथोजन के ये डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और उनको हेल्प करते हैं। इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से आप डिसीज साइकिल
चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले यह प्राइमरी इनका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सीड एंड इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस से होगा। देन यह धीरे धीरे सीडलिंग को पूरी तरह से इन्फेक्ट करके जो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो रेन स्प्लैश या फिर विंड के थ्रू होगा, और जो सेकेंडरी कुनीडिया के थ्रू होगा। तो यह था इसका डिसीज़ साइकिल। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। सो कोई भी डिसीज़ का हमें मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं ताकि हम इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकें। बिना किसी कंट्रोल टैक्टिक्स के, स्ट्रैटेजी के हम डिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमें कभी भी हम किसी भी डिसीज़ के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके मैनेजमेंट के बारे में भी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। सो इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सर्टिफाइड डिसीज़ फ्री सीड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिससे अगर हम इन्फेक्टेड सीड नहीं लेंगे और उनकी जगह पे हम हेल्दी सीड्स ले रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जो डिसीज़ है वो फील्ड से स्किप हो जाएगी। अगर और उसी की जगह में अगर हम इन्फेक्टेड सीड लेते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे फील्ड में भी इन्फेक्शन फिर से दोबारा आ जाएगा। साथ ही साथ सॉइल, यह डिसीज़ सॉइल बॉर्न है, तो हम फील्ड में डीप समर प्लाविंग कर सकते हैं। डीप समर प्लाविंग से क्या होगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस हैं वह सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे और उनमें जो पैथोजन ओवरविंटरिंग कर रहा है वह क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है क्रॉप रोटेशन। हम इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए या फिर इस डिसीज़ को सप्रेस करने के लिए वीट और कॉर्न के साथ क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए हम दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक है आपका फिज़िकल ट्रीटमेंट और दूसरा है आपका केमिकल ट्रीटमेंट। फिज़िकल ट्रीटमेंट में हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट करेंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमें वाटर को 52 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना होगा और इस 52 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी पे हमें सीड्स को 11 मिनट के लिए सोक करके रखना होगा। 11 मिनट के बाद इसे पानी से रिमूव करके जो एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर देंगे, और एक्सेस वाटर को रिमूव करने के बाद फिर हम इस तरह के सीड को सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है केमिकल ट्रीटमेंट। तो केमिकल ट्रीटमेंट में हम कार्बेंडाजिम और थीरम, जो कि एक प्रोटेक्टेंट है, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम और थायरम को हम 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें सीड्स को इन दोनों केमिकल से ट्रीट करके 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, और 24 घंटे के बाद इस सीड को हम सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हमें फील्ड में इस पैथोजन का इन्फेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाता है तो हम पैथोजन के लिए हम फंजीसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फंजीसाइड्स में हमें मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का यूज़ कर सकते हैं, जिसका अमाउंट होगा @ 0.25%, और हमें फर्स्ट स्प्रेइंग के बाद 10 से 15 दिन का इंटरवल्स रखने के बाद ही हमें सेकेंड स्प्रेइंग फील्ड में करनी चाहिए। सेकेंड स्प्रेइंग हमें तभी करनी चाहिए अगर हमें डिसीज़ फील्ड में कंट्रोल नहीं दिखती है, तब हम इसका सेकेंडरी स्प्रेइंग करेंगे, यानी इसका सेकेंड स्प्रे करेंगे। तो ये था आपका एंथ्रेक्नोज ऑफ ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम। अब हम देखते हैं अब हम येलो मोज़ैक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो येलो मोज़ैक एक वायरल डिसीज़ है जिसका पैथोजन है मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस। ये जो येलो मोज़ैक वायरस है ये बहुत ही कॉमन है, जितने भी आपके लेग्यूम क्रॉप्स है उसमें यह डिसीज़ देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आप में से कई लोगों ने ये डिसीज़ को फील्ड में देखा भी होगा, बट आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। सो जो ये येलो मूंगबीन मोज़ैक होता है, या फील्ड में या प्लांट में इन्फेक्शन करने के बाद कुछ इस तरह से सिम्टम प्रोड्यूस करता है। जो प्लांट्स में मोस्टली इनके लीव्स में येलो और ग्रीन कलर के पैचेस का अल्ट्रेशन देखने को मिलता है, और धीरे धीरे जैसे ही डिसीज़ इंक्रीज़ होने लगती है यह येलो डिस्कलरेशन भी इंक्रीज़ होने लगता है और पूरी तरह से लीफ को कम्प्लीटली
येलो डिस्कलरेशन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह के इन्फेक्टेड लीव्स को हम नेक्रोटिक सिम्टम्स कहते हैं। तो ये जो प्लांट है नेक्रोटिक सिम्टम शो करता है। और अगर प्लांट इस तरह से जो इस पैथोजन से अगर जो प्लांट इन्फेक्टेड होगा वह उनमें मैच्योरिटी है वो लेट होती है, या फिर उन प्लांट का ग्रोथ भी रुक जाता है। साथ ही साथ इनमें जो फ्लावर्स बनते हैं और जो पॉट्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे, यानी कि अपने यूजुअल जनसंख्या में नहीं बनेंगे, ये कम हो जाएंगे उनसे। इस डिसीज़ का यही एक लॉस है कि यह डिसीज़ अगर फील्ड में आ जाती है, प्लांट में हो जाती है, तो जो प्लांट में जो फ्लावर्स एंड पॉट्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे। अगर ऑलरेडी फ्लावर कम बनेगा तो पॉट्स का भी फॉर्मेशन कम होगा। अगर पॉट का फॉर्मेशन होता भी है तो जो पॉट्स होते हैं उनकी साइज़ स्मॉल होती है और वो डिस्टॉर्टेड होते हैं। मोस्टली अगर एक बार मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस फील्ड में आ जाता है तो जो इल्ड तो कम होती ही होती है, कई बार प्लांट में किसी तरह का फ्लावर भी नहीं लगता। अगर ये अर्ली स्टेज में फील्ड में आता है तो हमें 100% तक का लॉस फील्ड में देखने को मिलता है। सॉरी। ये था इसका सिम्टम्स। देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें लाइट ग्रीन, येलो एंड ग्रीन कलर के पैचेस का डिस्कलरेशन हो गया है। और आप इसमें देख सकते हैं कम्प्लीटली जैसे जैसे डिसीज़ इंक्रीज़ होगी पूरा का पूरा जो लीफ है वह येलो नेक्रोटिक सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इस पैथोजन की ईटियोलॉजी। मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस है वह जेमिनी विरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और जेमिनेट का मीन्स होता है 2 पार्टिकल, यानी कि यह एक और यही इस फैमिली की स्पेशल क्वालिटी है कि जेमिनी विरिडी में जितने भी वायरसेस आते हैं उनमें 2 पार्टिकल्स होते हैं। जेमिनेट मीन्स 2 पार्टिकल्स, इसीलिए इनका नाम जेमिनी विरिडी रखा गया है। जेमिनी विरिडी जो होते हैं वह सर्कुलर होते हैं शेप में और जिनका साइज़ होता है 20 to 30 नैनोमीटर। और इनका जीनोम होता है सिंगल स्टैंड डीएनए, यानी कि SSDNA। ये सर्कुलर है और यह सिंगल स्टैंड डीएनए इनका जीनोम होता है। साथ ही साथ जेमिनी वायरस के जो जेमिनी विरिडी फैमिली के जो वायरस होते हैं वह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ऑर्थोपोड वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जेमिनी विरिडी को टेक्सोनॉमिकली 4 जेनरा में डिवाइड किया गया है, जिसमें है मास्टर वायरस, कर्टो वायरस, टोपोक्यू वायरस एंड बेगोमो वायरस, एंड अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट रेंज एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। और इनके इंसेक्ट वेक्टर पे इनको डिवाइड किया गया है। और आपका मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस जो है यह बेगोमो वायरस के अंदर बिलोंग करता है। बेगोमो वायरस जीनस जो होते हैं वह वाइट फ्लाई के थ्रू ही ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी कि मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस भी किसके थ्रू हो रहा है ट्रांसमिटेड? वाइट फ्लाई के थ्रू हो रहा है, जिसका साइंटिफिक नेम है बेमेसिया टेबेसी। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी अगर हम जितने भी वायरसेस हैं वो मोस्टली खुद से ट्रांसमिट नहीं होते। जैसे कि आपका फंगल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, वो कई बार क्या होता है वो खुद से पेनिट्रेट कर लेता है। मोस्टली फंगस पेनिट्रेट कर देते हैं, उन्हें किसी तरह की किसी वेक्टर की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। पर वायरस के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि वायरस के पास किसी भी तरह का पेनिट्रेशन ऑर्गन नहीं होते, तो इसलिए इन्हें वेक्टर के थ्रू प्लांट में एंटर करना होता है। और ये जो वेक्टर होते हैं वो वाइट फ्लाई जितने भी मोस्टली सकिंग प्लांट्स होते हैं वो होते हैं सकिंग वेक्टर्स होते हैं, जिसमें से बेगोमो वायरस मीन्स मूंगबीन येलो मोज़ैक वायरस है वो वाइट फ्लाई के थ्रू हो रहा है। और बेमेसिया टेबेसी इसका साइंटिफिक नेम है। हमें हमेशा जो वेक्टर है उसका साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह बेमेसिया टेबेसी मोस्टली डाइकोटिलीडन्स प्लांट पे ही इन्फेक्शन फैलाता है, जैसे कि आपका उर्दबीन, मूंगबीन और सोयाबीन। नेक्स्ट है डिसीज साइकिल। यह जो वायरस है यह वीड होस्ट या फिर अदर लेग्यूम क्रॉप में सर्वाइव करता है। जैसे कि यहाँ पे यह पैथोजन
में किसी तरह का पेनिट्रेशन ऑर्गन नहीं होता, यानी कि यह वायरस है, तो इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वह तो वेक्टर के ही थ्रू होगा। लेकिन वेक्टर अपने बॉडी में जैसे जो वेक्टर होता है उनकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट नहीं होता, यह किसी अदर होस्ट के थ्रू इसे अपनी बॉडी में कंटेन करते हैं और हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस डिसीज़ के जो प्राइमरी होस्ट होता है वो होता है, या तो वो किस तरह के वीड होस्ट हो सकते हैं या फिर अदर लेग्यूम क्रॉप हो सकते हैं। तो ये इस तरह के होस्ट से ये वो जो वाइट फ्लाई है, जब इनमें वह फीडिंग के लिए बैठता है तो वह अपनी बॉडी में वह वायरस को एक्वायर कर लेता है, और जब ये वायरस एक्वायर हो जाता है तो अगर यह किसी तरह के हेल्दी प्लांट्स पे, मूंगबीन या ओटबीन के हेल्दी प्लांट्स पे फीडिंग करते हैं तो यहाँ पे वह वायरस ट्रांसमिट हो जाता है और फिर प्लांट में अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो यह था मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस का डिसीज़ साइकिल। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। जैसे कि वायरस के कंट्रोल के लिए किसी तरह का केमिकल्स का यूज़ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक कोई भी केमिकल नहीं बना है। वायरस को कंट्रोल करने के लिए हम इसके वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जिससे जो डिसीज़ का इन्फेक्शन है उनको सप्रेस किया जा सके, कम किया जा सके। सो दीज आर फॉलोइंग। जो पहला है वह है ड्रॉग आउट द डिसीज्ड प्लांट अप टू 40 डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि सोइंग के 40 दिन बाद हमें अगर कोई डिसीज प्लांट फील्ड में दिखता है तो हमें उसे रिमूव करना है। ज़रूरी नहीं कि वो 40 दिन हो, अगर आपको फील्ड पे किसी भी तरह का इन्फेक्टेड प्लांट देखने को मिल रहा है अगर 40 दिन से पहले भी, तो आप उस इन्फेक्टेड प्लांट को फील्ड से रिमूव कर दें, ताकि वह जो वाइट फ्लाई है वो उस इन्फेक्टेड प्लांट से वायरस को एक्वायर ना करे और अदर हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट ना कर पाए। साथ ही साथ यह वीड होट्स पे भी वायरस का सोर्स होता है। तो इस तरह के वीड होट्स को हमें फील्ड से रिमूव करना है और सीड रेट को इंक्रीज़ करना है एट द रेट 25 kg पर हेक्टर। सीड रेट यहाँ पे इंक्रीज़ करने का मेन इंटेंशन यह है कि अगर हमें फील्ड से इन्फेक्टेड प्लांट रोग आउट करने पड़ रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा सीड्स लगाई हैं तो हमारे जो फील्ड में जो यील्ड का लॉस है वो नहीं होगा। इस तरह से ये हम कल्चरल प्रैक्टिसेस का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो रबी सीज़न में इस क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकते हैं। रबी सीज़न में जो डिसीज़ है वह कम देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय इसका वेक्टर भी कम होता है। साथ ही साथ हमें मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग के लिए हम 2 रोज ऑफ मेज और सॉर्गम की लेंगे और 15 रो हम ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम की लेंगे। मीन्स 15 पहले की 15 रो आपकी ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम की होगी, और 15 रो के बीच में के बाद 2 रो मेज़ या फिर सॉर्गम का होगा, और मेज़ का डिस्टेंस होगा आपका प्लांटिंग डिस्टेंस 60 × 30 सेंटीमीटर, एंड सॉर्गम का आपका प्लांटिंग डिस्टेंस आप 45 to 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इस तरह से हर 15 रो के बाद 2 रो मेज़ या सॉर्गम की लगाने से जो पेस्ट होंगे, जो वेक्टर होगा वो मेज़ और सॉर्गम पे अटैक करेंगे। तो इस तरह से जो रिमेनिंग जो आपका मेन क्रॉप है वह इन्फेक्शन से बच जाएगा। इसके साथ ही साथ हम बॉर्डर क्रॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर क्रॉप हम सब जानते हैं कि बॉर्डर क्रॉप जो यूज़ किया जाता है, ये बॉर्डर क्रॉप यूज़ करने से क्या होगा, जो हमारी मेन क्रॉप है वो बच जाएगी। तो मेन फील्ड में हमें बॉर्डर क्रॉप को लगाना है। बॉर्डर क्रॉप हमेशा इसके बॉर्डर पे होती है, इसलिए इसे बॉर्डर क्रॉप कहते हैं। बॉर्डर पे हमें 7 रो सॉर्गम की लगानी है, और सेंटर पे आपका रहेगा ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम। तो चारों तरफ हमें 7 रो सॉर्गम की लगानी है, जिससे जो वेक्टर होगा, वाइट फ्लाई होगा, वह मेन क्रॉप पे अट्रैक्ट ना होके वो बॉर्डर क्रॉप पे अट्रैक्ट होके उसमें अपनी फीडिंग करेगा, और जिससे हमारा मेन क्रॉप बच जाएगा। तो ये था आपके कल्चरल प्रैक्टिस। साथ ही साथ हम रेसिस्टेंट वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिस्टेंट वैरायटी के लिए हमें ब्लैक ग्राम के लिए अवेलेबल है तेजा, LBG 752, PAN 30 एंड PAN 90। ग्रीन ग्राम की रेसिस्टेंट वैरायटी है LGG 407 एंड ML 267। तो ये था आपका रेसिस्टेंट वैरायटी। साथ ही साथ हम
केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वायरस का हम केमिकल से कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम इसके वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट यहाँ पे हम इसलिए कर रहे हैं, अगर किसी तरह का सीड में अगर एग्स इस बेमिसा टेबेसी के अगर आपके एग वहाँ पे प्रेजेंट हो तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमें इमिडाक्लोरपिड का यूज़ कर सकते हैं। इमिडाक्लोरपिड 70 WS/5 ml पर kg ऑफ सीड्स। स्प्रेइंग के लिए हम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेक्टर को कंट्रोल करेगा। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड में हम डाइमेथोएट @750 ml पर हेक्टेयर का यूज़ कर सकते हैं, और जिसकी स्प्रेइंग हमें सोइंग के 30 दिन बाद करनी है, ताकि हमारा जो वेक्टर है बेमिसा टेबेसी है वह फील्ड में कंट्रोल हो जाए। तो ये था आपका मूंगबीन येलो मोज़ेक वायरस। आपका ब्लैक ग्राम एंड ग्रीन ग्राम का चारों डिसीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए क्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।